तलवा आज 12वीं का हिस्ट्री का तीसरा यूनिट है, भारत और यूरोपीय नवाबादियात। आज इस यूनिट को पढ़ लेते हैं, मशक़ हल करते हैं। जैसे कि हमको पेपर में सवाल आता है, सवाल नंबर 1 का अलीफ, कौसैन की मदद से खाना पूरी कीजिए और बयानात दोबारा लिखिए। नंबर 1 है वास्को डी गामा खाली जगह बहरी जहाज़ था। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें एक दिया हुआ है पुर्तगाल, वो सही है। नंबर 2, इंग्लिस्तान की हुकूमत ने मशरक़ी ममालिक से तिजारत का इजाज़तनामा खाली जगह को अता किया। इंग्लिस्तान की हुकूमत ने मशरक़ी ममालिक से तिजारत का इजाज़तनामा खाली जगह को अता किया। इसमें भी 4 ऑप्शन है, उसमें सर जॉन ऑक्सीडेंट, ये सही है। तीसरी खाली जगह है हमारी, पुर्तगेज़ों की वसी व अरीज़ सल्तनत का मरकज़ खाली जगह था। पुर्तगेज़ों की वसी व अरीज़ सल्तनत का मरकज़ खाली जगह था। इसमें भी 4 ऑप्शन है, इसमें गोवा सही है। चौथी खाली जगह हमारी है, पुर्तगेज़ों के ज़रिए दिया गया जहाज़ रानी का खुसूसी इजाज़तनामा खाली जगह कहलाता था। पुर्तगेज़ों के ज़रिए दिया गया जहाज़ रानी का खुसूसी इजाज़तनामा खाली जगह कहलाता था। इसमें भी सही ऑप्शन है कारताज़। 5वीं खाली जगह है, भारत में पुर्तगेज़ों का डटकर मुकाबला करने के लिए बहरी फ़ौज सिर्फ खाली जगह के पास मौजूद थी। भारत में पुर्तगेज़ों का डटकर मुकाबला करने के लिए बहरी फ़ौज सिर्फ खाली जगह के पास मौजूद थी। इसमें खाली जगह में शिवाजी महाराज। छठा है, अंग्रेज़ों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को खाली जगह कायम की। अंग्रेज़ों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को खाली जगह कायम की। इसमें लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। 7वीं है हमारी खाली जगह, इंग्लिस्तान के बादशाह चार्ल्स दुबम ने खाली जगह के ज़रिए कंपनी को भारत में किलों की तामीर और उनमें फ़ौज रखने और गैर ईसाई लोगों के साथ मुआहदा करने का इख्तियार दिया। इंग्लिस्तान के बादशाह चार्ल्स दुबम ने खाली जगह के ज़रिए कंपनी को भारत में किलों की तामीर और उनमें फ़ौज रखने और गैर ईसाई लोगों के साथ मुआहदा करने का इख्तियार दिया। खाली जगह में लिखेंगे चार्टर एक्ट। 8वीं खाली जगह हमारी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेन्नई में एक किला खाली जगह तामीर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेन्नई में एक किला खाली जगह तामीर किया। खाली जगह में लिखेंगे सेंट जॉर्ज। 9वीं खाली जगह हमारी है, 1669 में कंपनी ने खाली जगह को सूरत का गवर्नर और मुंबई का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। 1669 में कंपनी ने खाली जगह को सूरत का गवर्नर और मुंबई का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। खाली जगह में हम लिखेंगे सर जॉर्ज एक्सीडेंट। 10वीं खाली जगह हमारी, 1602 ईस्वी में बहुत सारी विलंदेजी कंपनियां खाली जगह कंपनी के नाम से एक प्लेटफॉर्म पर आई। 1602 ईस्वी में बहुत सारी विलंदेजी कंपनियां खाली जगह कंपनी के नाम से एक प्लेटफॉर्म पर आईं। इसका जवाब है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया। अगला है 11वां नंबर, डचों ने कूची के बादशाह के साथ मुआहदा करके खाली जगह की तिजारत में इजारादारी भी हासिल कर ली। 11वां नंबर है, डचों ने कूची के बादशाह के साथ मुआहदा करके खाली जगह की तिजारत में इजारादारी हासिल कर ली। खाली जगह में लिखेंगे काली मिर्च। अगला नंबर है हमारा, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री खाली जगह में कायम की। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री खाली जगह में कायम की। खाली जगह में हम लिखेंगे मसूलीपट्टनम। 13वीं खाली जगह हमारी, 1668 में फ्रांसीसियों ने खाली जगह शहर में अपनी पहली तिजारती कोठी कायम की। 1668 में फ्रांसीसी ने खाली जगह शहर में अपनी पहली तिजारती कोठी कायम की। खाली जगह में लिखेंगे सूरत। 14 नंबर है, खाली जगह अपनी, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान 3 मशहूर जंगें हुई जिसे खाली जगह जंग के नाम से याद किया जाता है। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान 3 मशहूर जंगें हुई जिन्हें खाली जगह जंग के नाम से याद किया जाता है। खाली जगह में आएगा कर्नाटक की जंग। उसके बाद आता है कि भाई सवाल नंबर 1 का बेह, ग्रोह अलीफ और ग्रोह बेह से गलत जोड़ियों की निशानदेही कीजिए और जोड़ियों को दुरुस्त करके लिखिए। यहाँ पे 4 अल्फाज दिए हैं अलीफ में। नंबर 1 है आर्च बिशप, जिसके सामने लिखा हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दूसरा है चांसलर, उसके सामने लिखा हुआ है जज। तीसरा है वेडर दी फेंडीज, इसके सामने लिखा हुआ है कंपनी के इलाकों का इंचार्ज। चौथा है कप्तान, इसके सामने लिखा हुआ है कैप्टन। इसमें जवाब में गलत जोड़ी है आर्च बिशप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सही जोड़ी है आर्च बिशप मजहबी रहनुमा।
उसके बाद में दूसरा ग्रोह दिया हुआ है अलीफ और बे का। अलीफ में नंबर 1 दिया है पुर्तगेज़, उसके सामने लिखा हुआ है गोवा। दूसरा दिया हुआ है अंग्रेज़, उसके सामने दिया हुआ है सूरत। तीसरा दिया हुआ है डच, उसके सामने लिखा हुआ है कालीकट। चौथा दिया हुआ है फ्रांसीसी, उसके सामने लिखा हुआ है पांडिचेरी। यहाँ पे गलत जोड़ी है डच कालीकट, सही जोड़ी है डच मसूलीपट्टनम। तीसरा ग्रुप है यहाँ पे ग्रुप अलीफ और बे। नंबर 1 है पुर्तगेज़ कारताज की फ़रोख्त। दूसरा है डच गवर्नर जनरल का तकर्रुर। तीसरा है अंग्रेज़, उसके सामने लिखा है सूरत। चौथा है फ्रांसीसी, उसके सामने लिखा है पांडिचेरी चंद्रनगर माहे और कारिकल। इसमें गलत जोड़ी है अंग्रेज़ सूरत, सही जोड़ी है अंग्रेज़ चेन्नई में सेंट जॉर्ज किला। चौथा ग्रुप इसमें दिया हुआ है अलीफ और बे का। उसमें अलीफ में नंबर 1 है पुर्तगेज़ ईस्तो दा इंडिया। नंबर 2 अंग्रेज़ वेस्ट इंडिया कंपनी। नंबर 3 डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी, उसके सामने लिखा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें गलत जोड़ी है अंग्रेज़ वेस्ट इंडिया कंपनी, सही जोड़ी है अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद हमारे सवाल आता है ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाले अल्फाज तलाश करें। इसमें नंबर 1 में दिया है कि भारत मशरिकी साहिल पर मौजूद पुर्तगेज़ों की तिजारती कोठियाँ। उनकी तिजारती कोठियों के नाम दिए हुए हैं पुर्तगेज़ों के। नागापट्टनम, मलापुर, मयालीपुर, साउटोम, हुगली, सूरत। इसमें जो सूरत शहर का नाम है वो गलत है क्योंकि यहाँ पुर्तगेज़ों की कोठी नहीं थी। दूसरा है भारत के मगरबी साहिल पर पुर्तगेज़ों की तिजारती कोठियाँ। यहाँ पे दिया है दीव, माहे, दमन, चौल, गोवा। इसमें भी माहे गलत है क्योंकि ये फ्रांसीसियों की कोठी थी, पुर्तगेज़ियों की नहीं थी। तीसरा है जुमला पुर्तगेज़ इंतज़ामिया के मुख्तलिफ ओहदे, उनके जो ओहदेदार होते थे उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। वायसराय, कप्तान, जनरल, आरसी बिशप, वेड्रो दी फिजिंडो, वास्को डी गामा। जवाब में दिया है यहाँ पे वास्को डी गामा क्योंकि ये ओहदेदार का नहीं बल्कि एक शख्स का नाम है। उसके बाद में अंग्रेज़ फैक्ट्रियों का अमला। अंग्रेज़ अपने फैक्ट्री में कौन कौन से लोग काम करने के लिए रखते थे। वायसराय, अकाउंटेंट, स्टोर इंचार्ज, खजांची, कलर। यहाँ पे वायसराय जो लफ्ज़ दिया हुआ है वो गलत है क्योंकि वायसराय इनका हुक्मरां होता था, काम करने वाला वर्कर नहीं होता था। उसके बाद पांचवा जुमला है अंग्रेज़ी फैक्ट्रियाँ यानी तिजारती कोठियाँ कहाँ कहाँ कायम थी। इसमें दिया है सूरत, गोवा, कारवार, मसूलीपट्टनम, पीनापोली, चेन्नई, मुंबई। इसमें गोवा जो है वो शहर का नाम तो गलत है क्योंकि यहाँ पुर्तगेज़ों की तिजारती कोठियाँ थी, अंग्रेज़ों की नहीं थी। छठा है ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारती अशिया। कौन कौन सी अशिया की तिजारत वो करते थे। कपड़ा, सागवान, नील, मसाले, ऊन, शीशे, मरजान, हाथी दांत की अशिया। इसमें जवाब में सागवान हम लिखेंगे क्योंकि सागवान की तिजारत वो नहीं करते थे। सातों है मुंबई के टकसॉल से जारी सिक्के। उसमें लिखा हुआ है चांदी, तांबे और जस्त के सिक्के। मुंबई की टकसॉल से जारी सिक्के, चांदी, तांबे और जस्त और सोने के सिक्के। इसमें सोने के सिक्के गलत है क्योंकि सोने के सिक्के उन्होंने कभी जारी नहीं किए। उसके बाद में डचों के ज़रिए कायम 17वीं सदी के वस्त तक अफ्रीका से जापान तक के तिजारती मराकज़ वाले ममालिक। डचों के ज़रिए कायम 17वीं सदी के वस्त तक अफ्रीका से जापान तक के तिजारती मराकज़ वाले ममालिक मोज़ेम्बिक, यमन, इराक, ईरान, पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, वियतनाम, कंबोडिया, चीन, जापान। जवाब में अफ़गानिस्तान जो इसमें गलत है, यहाँ पर उन्होंने अपना कोई तिजारती मरकज़ कायम नहीं किया था। 9वां है डचों की भारत में मौजूद फैक्ट्रियाँ। डचों की फैक्ट्रियों के नाम मसूलीपट्टनम, पुलिकट, पत्रुपालियो, पोर्टफोआ, गोवा। इसमें गोवा गलत है क्योंकि ये पुर्तगेज़ों की फैक्ट्री थी। 10वां जुमला दिया हुआ है डचों के ज़रिए पुर्तगेज़ों को शिकस्त देकर हासिल करदा किले कूची, नगर हवेली, कोडनिग्लोर, कन्वर, कोलम। जवाब है नगर हवेली क्योंकि ये भी पुर्तगेज़ों के कब्ज़े में थी। 11वां जुमला है फ्रांसीसी नवाबदियाती इलाके पांडिचेरी, चंद्रनगर, हुगली, माहे, कारिकल। इसमें हुगली गलत है क्योंकि ये भी पुर्तगेज़ों की नवाबदी थी, फ्रांसीसियों की नहीं थी। उसके बाद हमको सवाल आता है दी गई वजूहात में से मुनासिब वजह चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। उसमें पहला दिया हुआ है पुर्तगाली जुनूबी भारत के साहिली इलाकों पर काबिज़ हो गए क्योंकि। इसमें 4 ऑप्शन है, सही हैं। उन्होंने जुनूबी भारत के मुख्तलिफ हुक्मरानों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात और आपसी रंजिशों से फ़ायदा उठाया। दूसरा जुमला यहाँ दिया है पुर्तगेज़ों की बहरी ताकत बहुत मजबूत थी इसलिए उसका सही जवाब आएगा भारत के मकामी हुक्मरान उनकी हरबी सलाहियतों और तरीक़ों में पुर्तगेज़ों का मुकाबला ना कर सके। तीसरा है जुनूब के सलातीन को पुर्तगेज़ों से कारताज़ ख़रीदने पड़े क्योंकि। उसका सही जवाब है पुर्तगेज़ों ने इजाज़त के बगैर जहाज़ रानी करने वाले जहाज़ों को ज़ब्त और गर्क करना शुरू कर दिया था।
इसमें चौथा दिया हुआ है पुर्तगीज़ों ने गोवा में जहाज़साजी का मरकज़ बनाया था क्योंकि। उसका सही जवाब है उन्हें यहाँ सागवन की उम्दा लकड़ी बड़े पैमाने पर दस्तयाब थी। पांचवा जुमला है वास्को डी गामा को अपने बहरी सफ़र के कुल खर्च से 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ क्योंकि। उसका सही जवाब है उसने पुर्तगाल में भारत से लाई हुई चीज़ें फ़रोख्त की। छठा जुमला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां बनाने का फैसला किया क्योंकि। उसका सही जवाब है अंग्रेज़ों को 9 से 13 महीने भारत में क़याम की ज़रूरत होती थी। सातवां जुमला है चार्ल्स दुबम ने मुंबई का इलाका कंपनी को लंबी मुद्दत के लिए किराए पर दे दिया क्योंकि। उसका सही जवाब है इन इलाकों के इंतज़ामी अखराजात से आमदनी से ज़्यादा थे। उसके बाद में आठवां है कंपनी ने सूरत, कारवार, मसूलीपट्टनम, चेन्नई, मुंबई वगैरह में खूबसूरत बागात बनवाए क्यों। जवाब है कंपनी अपने अमले का दिल बहलाना चाहती थी। नौवां जुमला है डचों ने काली मिर्च की तिजारत में इजारादारी हासिल कर ली क्योंकि। उसका सही जवाब है उन्होंने कूची के बादशाह के साथ तिजारती मुआहदा कर लिया था। 10वां है फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के सियासी मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी क्योंकि। उसका सही जवाब है नवाब के ख़ानदान के लोग आपस में तख्त नशीनी के लिए जंग लड़ रहे थे। उसके बाद अगला हमारे को सवाल आता है कि जुमला पढ़िए और तारीख़ी वाक़या, मकाम या अशख़ास का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे एक जुमला दिया हुआ है पुर्तगीज़ों के ज़रिए दिया गया जहाज़ रानी का खुसूसी इजाज़तनामा, उसे क्या बोलते थे, मतलब उसे कहा जाता था कारताज। जवाब में लिखेंगे कारताज। दूसरा है जुमला जनूबी अफ्रीका में मौजूद पुर्तगीज़ तिजारती मरकज़, उसका जवाब है कैप ऑफ गुड होप। तीसरा जुमला है सल्तनत हिंद में कायम तमाम पुर्तगीज़ नौआबादियाँ, उसको बोलते थे इस्टो द इंडिया। चौथा है तमाम पुर्तगीज़ इलाकों का निगरान, जवाब वायसराय, उसे वायसराय कहा जाता था। पांचवा जुमला है अंग्रेज़ फैक्ट्रियों में काम करने वाला अमला, उसको बोलते थे, जवाब में लिखेंगे फैक्टर्स। छठा जुमला है ईस्ट इंडिया कंपनी का एशिया की फैक्ट्रियों का मरकज़, उसका जवाब लिखेंगे सूरत। सातवां है इंग्लिस्तान के बादशाह चार्ल्स दुबम की मंगनी पर पुर्तगाल के बादशाह का दिया हुआ तोहफ़ा, जवाब है मुंबई के जज़ायर। आठवां जुमला है डचों की तिजारती कंपनी, जवाब है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। नौवां है डचों की पहली फैक्ट्री जिसका जिक्र पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी में मोसालिया के नाम से मौजूद है, जवाब है मसूलीपट्टनम। 10वां जुमला है भारत में फ्रांसीसी सरगर्मियों का मरकज़, इसका जवाब है पांडिचेरी। 11वां जुमला है फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के दरमियान होने वाली 3 जंगें उसको बोलते हैं, जवाब में लिखेंगे कर्नाटक की जंग। अगला सवाल आता है दिए गए नक्शे का मुशाहिदा करके इस पर मबनी सवालों के जवाब लिखिए। उसमें नंबर 1 है पुर्तगीज़ और फ्रांसीसी इलाके, यानी यहाँ हमको नक्शे में ढूंढना है कि पुर्तगीज़ों के और फ्रांसीसियों के इलाके कौन कौन से थे। इसमें जवाब लिखेंगे हम भारत के मगरबी साहिल पर मौजूद 9 आबादियाँ दीव, दमन, दादरा, नगर हवेली और गोवा। दूसरा सवाल है इसके अंदर हमारा कि भारत के मगरबी साहिल पर मौजूद 9 आबादियों के नाम लिखिए। जवाब है जनूबी भारत में मौजूद फ्रांसीसी 9 आबादियों के नाम माहे, कारिकल, पांडिचेरी हैं। तीसरा सवाल है इसमें पुर्तगीज़ों ने भारत के किस साहिल पर अपनी 9 आबादियाँ कायम की थी। जवाब है पुर्तगीज़ों ने भारत के मगरबी साहिल पर अपनी 9 आबादियाँ कायम की थी। चौथा सवाल है भारत में बरतानवी 9 आबादियों के बड़े मराकज़ के नाम लिखिए। उसका जवाब है भारत में बरतानवी 9 आबादियों के बड़े मराकज़ के नाम कराची, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता है। पांचवा नाम है कोलकाता के नज़दीक कायम 9 आबादी का नाम और उसे कायम करने वाले मुल्क का नाम लिखिए। जवाब है कोलकाता के नज़दीक कायम 9 आबादी का नाम चंद्रनगर है और इसके कायम करने वाले मुल्क का नाम फ्रांस है। दूसरा नक्शा दिया है भारत और एशिया में मौजूद डच तिजारती मराकज़ का। उसमें पहला सवाल दिया हुआ है डचों ने भारत में किन मकामात पर और कब अपनी 9 आबादियाँ कायम की। जवाब लिखेंगे हम डचों ने भारत में कोचीन में 1656 और नागापट्टनम में 1658 में अपनी 9 आबादियाँ कायम की। दूसरा सवाल है बहरुल काहिल में मौजूद डचों की कोई 9 आबादियों के नाम लिखिए। जवाब है बहरुल काहिल में मौजूद डचों की 9 आबादियाँ फार्मूसा और सीलेबस हैं। तीसरा है बहरी हिंद में मौजूद डचों की 9 आबादियाँ कौन सी थी और किस मुल्क में मौजूद थी। उसका जवाब है बहरी हिंद में मौजूद डचों की 9 आबादियाँ कोलंबो में थी और श्रीलंका मुल्क में मौजूद है। चौथा है जापान के किस शहर में डचों की 9 आबादी कायम थी। जवाब है जापान के नागासाकी शहर में डचों की 9 आबादियाँ कायम थी। पांचवा सवाल है इंडोनेशिया में डच 9 आबादी का नाम लिखिए। जवाब है इंडोनेशिया में डच 9 आबादी का नाम मलाका 1641 में कायम हुई थी। उसके बाद हमको सवाल आता है कि दिए गए तस्वुराती खाके को मुकम्मल कीजिए। जैसे यहाँ पे खाका दिया हुआ है मुंबई के जज़ायर, उसके अंदर मुंबई के जज़ायर में कौन कौन से इलाके आते थे उनके नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 इलाकों के नाम दिए हुए हैं वडाला, मुंबई, मजगांव। हमको लिखना है पराइल, साइन, वर्ली और माहिम। उसके बाद दूसरा खाका यहाँ दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चेन्नई के टेक्साल के ज़रिए जारी करदा सिक्के।
ईस्ट इंडिया कंपनी के चेन्नई टेक्सटाइल के ज़रिए जारी करदा सिक्के। जवाब है चार धातुओं के नाम लिखने हैं, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के और रोगन के सिक्के। दूसरा यहाँ पे खाका दिया हुआ है हमारे को, इसके बाद का तीसरा खाका है जो जिसमें लिखा है भारत में डचों के ज़रिए तामीर करदा किले, यानी डचों ने भारत में कौन कौन सी जगह पे किले तामीर करवाए। 6 नाम दिए हुए, कूची, नागापट्टनम, कूलम, कुंवर, कोडनिग्लोर, पुलिकट। उसके बाद में चौथा खाका दिया है पुर्तगेज़ों के वायसराय का मशावरती बोर्ड, यानी उसके साथ काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था। नंबर 1 है जज, आर्च बिशप, कप्तान या जनरल और चांसलर। उसके बाद में नया खाका दिया है कि भारत में मौजूद फ्रांसीसी तिजारती मराकिज़, वो है यहाँ पे एक तो दिया हुआ है सूरत, दूसरा है पांडिचेरी, चंद्रनगर, कारिकल, माहे। अब अगला सवाल आता है, हमको नोट लिखिए मुंदरजा झैल पे। पहला है कारताज। क्या है ये कारताज, इस पर लिखना है हमारे को 2 नंबर के लिए कि कारताज पुर्तगेज़ों के ज़रिए दिया गया जहाज़ रानी का खुसूसी इजाज़तनामा कारताज कहलाता है। उमूमन इसमें जहाज़ का नाम, जहाज़ के कप्तान का नाम, रवानगी और दरआमदगी बंदरगाह का नाम और अपनी हिफाजत के लिए जहाज़ पर नस्ब हथियारों की तफसीली मालूमात दर्ज होती थी। दूसरा है पुर्तगेज़ों की इंतज़ामिया, स्टोडा इंडिया। स्टोडा इंडिया पुर्तगेज़ नवाबादियाँ कैप ऑफ गुड होप से लेकर चीन के मैकाओ इलाके तक वसी हो गई थी। ये सभी नवाबादियाँ सल्तनत हिंद में कायम पुर्तगेज़ इलाकों में शुमार की जाती थी, जिसे स्टोडा इंडिया कहा जाता था। तीसरा पुर्तगेज़ों की इंतज़ामिया। जवाब है पुर्तगेज़ नवाबादियाँ कैप ऑफ गुड होप से लेकर चीन के मैकाओ इलाके तक वसी हो गई थी। ये सभी नवाबादियाँ सल्तनत हिंद में कायम पुर्तगेज़ इलाकों यानी स्टोडा इंडिया में शुमार किए जाते थे। पुर्तगेज़ बादशाह की जानिब से बहुत सारे आला ओहदेदारों का तकर्रुर बतौर वायसराय, कप्तान जनरल फ़ौज का वायसराय 3 साल की मियाद के लिए किया जाता था। वायसराय की मदद के लिए एक मशावरती बोर्ड हुआ करता था जिसमें गोवा के आर्च बिशप, जज, चांसलर, कंपनी के इलाकों के ज़िम्मेदार, वेड्रो, वीर, फेजेंडा, कप्तान और चंद पुर्तगेज़ रईस शामिल थे। इस इंतज़ामी बोर्ड के सरबराह वायसराय होते थे। इसके बाद अगला नोट हमको लिखना है बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी पर। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। मलिका एलिज़ाबेथ ने इस कंपनी को मशरक़ी ममालिक से तिजारत की इजाज़त दी। इब्तिदा में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरगर्मियाँ सिर्फ तिजारत तक महदूद थी। कंपनी अपने बरतानवी अशिया से लदे तिजारती जहाज़ मशरक़ी ममालिक रवाना करती थी ताकि इन अशिया को मशरक़ी ममालिक के बाज़ारों में फ़रोख्त किया जा सके। इन अशिया की फ़रोख्तगी पर जो मुनाफा हासिल होता था उसे वो मशरक़ी ममालिक से मसाले ख़रीदते थे और नकद रकम या सरमाया नकदी की सूरत में वापस ले आते थे। वो मसाला जो मशरक़ी ममालिक से हासिल किया गया होता उसे बरतानवी बाज़ारों में मुनाफे पर बेच दिया जाता था। अगला है एशिया की डच नवाबादियात। इसमें लिखेंगे जवाब 17वीं सदी के वस्त तक कंपनी ने अफ्रीका के मशरक़ी साहिल से जापान तक डच नवाबादियाँ और कारखाने कायम कर लिए थे, जिनमें मोज़ेम्बिक, जनूबी अफ्रीका, यमन, इराक, ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, सियाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ताइवान, चीन, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया के मौजूदा खित्तों का अहाता किया गया था। डचों ने 1602 में पेटापली के मकाम पर कोरोमांडल के शुमाली साहिली इलाकों में अपनी पहली फैक्ट्रियाँ कायम की। इसके अलावा मसूलीपट्टनम, पुलिकट, पेट्रोपोली और पोर्ट नोवा, कारेकल, आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच, चेनवा, खम्बायत, सूरत और नागापट्टनम वगैरह में अपनी फैक्ट्रियाँ कायम की। उन्होंने विजयनगर रियासत से इजाज़त हासिल करके पुलिकट और नागापट्टनम के इलाकों में किलों की तामीर की। बाद अज़ां उन्होंने पुर्तगीज़ों को शिकस्त देकर कूची, कोडनिग्लोर, कन्नौर और कोलम के किलों को हासिल कर लिया था। उसके बाद है हमको कर्नाटक की जंग, इस पर नोट लिखना है। पांडिचेरी फ्रांसीसियों की सरगर्मियों का मरकज़ था जिस पर कर्नाटक के नवाब की हुक्मरानी थी। नवाब के ख़ानदान के लोग आपस में तख्त नशीनी के लिए जंग लड़ रहे थे। फ्रांसीसी अंग्रेज़ों ने इस मामले में मदाखलत शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 1744 से 1763 तक अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान 3 मशहूर जंगें हुई, जिसे कर्नाटक के जंग के नाम से याद किया जाता है। तीसरी कर्नाटक की जंग में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को फैसला कुन शिकस्त दी। इसके साथ ही भारत में अंग्रेज़ों का कोई हरीफ बाकी नहीं रहा। अगला सवाल आता है हमको कि दर्ज झैल बयानत की वजूहात लिखिए। उसमें पहला जुमला दिया हुआ है भारतीय हुक्मरानों को कारताज हासिल करना पड़े। उसकी वजह पुर्तगेज़ों ने बहरी हिंद में अपना पुख्ता गलबा कायम कर लिया, तो भारतीय हुक्मरानों के लिए भी ये लाजमी करार दिया गया कि बहरी हिंद में जहाज़रानी के लिए पुर्तगेज़ों से खुसूसी इजाज़तनामे हासिल करें। अगर मकामी हुक्मरानों ने भी पुर्तगेज़ों की इजाज़तनामे के बगैर समंदर में जहाज़रानी की कोशिश की तो उनके जहाज़
ताकत के ज़रिए या तो जब्त कर लिए गए या गर्क कर दिए गए। पुर्तगीज़ों ने इतनी वसी ताकत हासिल कर ली थी कि अजीम मुग़लों और जुनूब में मौजूद सुल्तानों को भी इनसे समंदरी नकल हमले के लिए खुसूसी इजाज़तनामे ख़रीदना पड़ते थे। दूसरा जुमला है, पुर्तगीज़ों से जंग भारतीय हुक्मरानों के लिए मुश्किल और परेशानी का सबब हुई। उसकी वजह है 16वीं सदी के आगाज़ तक पुर्तगाली भारत के साहिलों का बड़े हिस्सा अपने ज़ेर तसल्लुत ले आए थे। पुर्तगालियों ने जनूबी भारत के मुख्तलिफ हुक्मरानों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात और आपसी रंजिशों से फ़ायदा उठाया। उन्होंने मगरबी साहिल पर अपनी नवाबादियाँ कायम की और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किलों की तामीर की। उन्होंने अपनी नवाबादियों को बैरूनी हमलों से बचाने और उन्हें रस्ल व रसायल पुर्तगीज़ों रस्ल व रसायल के ज़रिए अशिया बहम पहुँचाने के लिए समंदरी रास्तों का इस्तेमाल किया। पुर्तगीज़ों की बहरी ताकत बहुत मजबूत थी। वो अपने दुश्मनों को इलाकों पर हमला करने के लिए समंदरी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। भारत के मकामी हुक्मरान हरबी सलाहियतों और तरीक़ों में पुर्तगीज़ों का मुकाबला न कर सके। अगला जुमला आता है, पुर्तगीज़ बहुत जल्द भारत के साहिली इलाकों पर अपनी नवाबादियाँ और किले तामीर करने में कामयाब हो गए। उसकी वजह हम लिखेंगे 1498 में जब पुर्तगीज़ मल्ला वास्को डी गामा भारत की मगरबी साहिली बंदरगाह कालीकट पर लंगर अंदाज हुआ तो उसके बाद पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान में अपने आप को मुस्तहकम करने में देर नहीं लगाई। 16वीं सदी के आगाज़ तक पुर्तगाली भारत के साहिलों का बड़ा हिस्सा अपने ज़ेर तसल्लुत ले आए थे। पुर्तगालियों ने जनूबी भारत के मुख्तलिफ हुक्मरानों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात और आपसी रंजिशों से फ़ायदा उठाया। उन्होंने मगरबी साहिल पर अपनी नवाबादियाँ कायम की और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किलों की तामीर की। इसलिए पुर्तगीज़ बहुत जल्द भारत के साहिली इलाकों पर अपनी नवाबादियाँ और किले तामीर करने में कामयाब हो गए। चौथा जुमला है, पुर्तगीज़ भारत में बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हो सके। वजह, पुर्तगीज़ों ने अपनी अमलदारी में शामिल भारतीय सूबों में चर्च के अलावा किसी मजहबी इबादतगाह के क़याम और तामीर पर पाबंदी आयद कर दी थी। उन्होंने शादी ब्याह और मजहबी त्योहारों के जश्न की तकरीबात मनाने पर भी पाबंदी लगा रखी थी। इन पुर्तगीज़ हुक्मरानों ने मकामी ज़बान और सकाफ़त को भी कुचलने की भरपूर कोशिश की। लोगों को रोज़गार का लालच देकर ईसाइयत की तरफ राग़िब किया। इसलिए पुर्तगीज़ भारत में बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हो सके। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे को आता है इसके बाद कि दर्ज झैल पर अपने नज़रियात बयान कीजिए। जैसे यहाँ पहला जुमला है, भारत में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपने सभी हरीफों को शिकस्त दे दी और उनका कोई हरीफ क्यों बाकी नहीं रहा, इस बारे में अपनी राय बयान कीजिए। उसका जवाब हम ऐसे लिखेंगे, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम बादशाह लुई 14वें के हुक्म पर फ्रांसीसी वज़ीर ख़जाना जैन बॉप्टिस्ट कोलबर्ट के ज़रिए किया गया। कंपनी को मशरक़ी ममालिक से तिजारत, अपनी बहरी फ़ौज का क़याम और टैक्स से छूट का इख्तियार दिया गया। कंपनी को मशरक़ी ममालिक से जंग और मुआहदा का इख्तियार भी दिया गया। 1666 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के दरबार में अपना एक सिफारती दस्ता भी रवाना किया, जिसने सूरत में अपनी फैक्ट्रियाँ कायम करने की इजाज़त हासिल की। 1668 में सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कायम की गई। इसके बाद पांडिचेरी और कारिकल, चंदरनगर, माहे वगैरह में फैक्ट्रियाँ कायम की गई। इसी दौरान फ्रांसीसी कुतुबशाही सल्तनत और डच हुक्मरानों से जंग में उलझे रहे। पांडिचेरी फ्रांसीसियों की सरगर्मियों का मरकज़ था, जिस पर कर्नाटक के नवाब की हुक्मरानी थी। नवाब के ख़ानदान के लोग आपस में तख्त नशीनी की लिए जंग लड़ रहे थे। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने इस मामले में मुदाखलत शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 1744 से 1763 तक अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान 3 मशहूर जंगें हुई, जिसे कर्नाटक की जंग के नाम से याद किया जाता है। तीसरी कर्नाटक की जंग में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को फैसला कुछ शिकस्त दी। इसके साथ ही भारत में अंग्रेज़ों का कोई हरीफ बाकी नहीं रहा। उसके बाद हमको सवाल आता है कि दर्ज झैल सवालों को जो आप तफसील से लिखिए। पहला सवाल है, पुर्तगीज़ों ने अपनी नवाबादियाँ कहाँ कायम की। उसका जवाब हम लिखेंगे 1498 में पुर्तगीज़ मल्ला वास्को डी गामा भारत की साहिली बंदरगाह यानी कालीकट पर लंगर अंदाज हुआ तो उसके बाद पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान में अपने आप को मुस्तहकम करने में देर नहीं लगाई। 16वीं सदी के आगाज़ तक पुर्तगाली भारत की साहिलों का बड़ा हिस्सा अपने ज़ेर तसल्लुत ले आए थे। उन्होंने अपनी नवाबादियों को बैरूनी हमलों से बचाने और रस्ल और रसायल के ज़रिए अशिया बहम पहुँचाने के लिए समंदरों रास्तों का इस्तेमाल किया। पुर्तगीज़ों की बहरी ताकत बहुत मजबूत थी। वो अपने दुश्मनों के इलाकों पर हमला करने के लिए समंदरी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। पुर्तगीज़ों ने बहरी हिंद में अपना पुख्ता गलबा कायम कर लिया तो भारतीय हुक्मरानों के लिए भी ये लाजमी करार दिया गया कि वो बहरी हिंद में जहाज़ रानी के लिए पुर्तगीज़ों से खुसूसी इजाज़तनामा यानी कारताद हासिल करें। अगर मकामी हुक्मरानों ने भी पुर्तगीज़ों के इजाज़तनामे के बगैर समंदर में जहाज़ रानी की कोशिश की तो उनके जहाज़ ताकत के ज़रिए या तो जब्त कर लिए गए या गर्क कर दिए गए। पुर्तगीज़ों ने इतनी उसद ताकत हासिल कर ली थी कि अजीम मुग़लों और जुनूब में मौजूद सुल्तानों को भी उनसे समंदरी नकल हमले के लिए खुसूसी इजाज़तनामे ख़रीदना पड़ते थे। 1608 तक पुर्तगीज़ों ने भारत के मगरबी साहिली इलाकों दीव, दमन, चौल, गोवा बशमुल शास्त्री और बारदेश, ओनवार, गांगुली, बसरवर, मैंगलोर, कन्नौर,
कोचीकुलम वगैरह में अपनी नवाबादियाँ कायम कर ली थी। इसी तरह मशरकी साहिली इलाकों नागापट्टनम, मलयपुर, मयालीपुर, साउटोम, सांथोम और बंगाल में हुगली वगैरह इलाकों में अपनी तिजारती कोठियाँ कायम कर ली थी। पुर्तगीज़ों की इस वसी व इस सल्तनत का मरकज़ गोवा था। पुर्तगीज़ नवाबादियाँ कैप ऑफ गुड होप से लेकर चीन के मैकाओ इलाके तक वसी हो गई थी। ये सभी नवाबादियाँ सल्तनत हिंद में कायम पुर्तगीज़ इलाकों में शुमार किए जाते थे। दूसरा सवाल है, डच हुकूमत ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन से अख्तियार अता किए? जवाब, 1602 में बहुत सारी विलंदेजी कंपनियाँ यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक प्लेटफॉर्म पर आईं। डच हुकूमत ने इस कंपनी को मशरकी ममालिक से तिजारत की इजाज़त अता की। इसी के साथ साथ उन्हें कारखानों के क़याम, किलों की तामीर की इजाज़त भी दी गई। इस इजाज़तनामे के मुताबिक कंपनी ने हिंदुस्तानी उमूर की देखभाल करने के लिए एक गवर्नर जनरल का तकर्रुर किया। 17वीं सदी के वस्त तक कंपनी ने अफ्रीका के मशरकी साहिल से जापान तक डच नवाबादियाँ और कारखाने कायम कर लिए थे, जिनमें मोज़ेम्बिक, जनूबी अफ्रीका, यमन, इराक, ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, सयाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ताइवान, चीन, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया के मौजूदा खित्तों का अहाता किया गया था। डचों ने अपनी फैक्ट्रियों के अहातों में मुख्तलिफ इमारतें तामीर की और उनके इर्द गिर्द फसीलें यानी हिफाजती दीवार भी तामीर की। डचों के हमले में मकामी अफराद को भी शामिल किया गया। डचों ने 1602 में पीटापली के मकाम पर कोरोमांडल के शुमाली साहिली इलाकों में अपनी पहली फैक्ट्री कायम की। इसके अलावा मसूलीपट्टनम, पोलीकट, पेत्रोपायो, लीवर, पोर्ट नोवा, कारेकल, आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच, चैनसोर, ठट्ट, खम्बायत, सूरत और नागपट्टनम वगैरह में अपनी फैक्ट्रियाँ कायम की। उन्होंने विजयनगर रियासत से इजाज़त हासिल करके पोलीकट और नागपट्टनम के इलाकों में किलों की तामीर की। बादशाह उन्होंने पुर्तगीज़ों को सिक्के से देकर कूची, कोडनिग्लोर, कन्नौर, कोलम के किलों का हासिल कर लिया। उन्होंने कूची के बादशाह के साथ मुआहदा करके काली मिर्च की तिजारत में इजारादारी भी हासिल कर ली। अगला सवाल है, दर्ज झैल सवालों के जवाब दिए गए नुकात की मदद से लिखिए। पहला सवाल है, पुर्तगीज़ सल्तनत के बारे में झैल के नुकात की मदद से मालूमात दीजिए। नुकात में 3 नुकात हैं। जी बेटा 2 मिनट बैठो बेटा। पुर्तगीज़ सल्तनत के बारे में पहले नुकात दिए हुए इस्टोडा इंडिया, कारतास, पुर्तगीज़ इंतज़ामिया। इसमें पहला पॉइंट है इस्टोडा इंडिया। पुर्तगीज़ नवाबादियाँ कैप ऑफ गुड होप से लेकर चीन के मैकाओ इलाके तक वसी होती गई। ये सभी नवाबादियाँ सल्तनत हिंद में कायम पुर्तगीज़ इलाकों में शुमार की जाती थी, जिसे इस्टोडा इंडिया कहा जाता था। दूसरा पॉइंट है कारतास। पुर्तगीज़ों के जरिए दिया गया जहाज़रानी का खुसूसी इजाज़तनामा कारतास कहलाता है। उमूमन इसमें जहाज़ का नाम, जहाज़ के कप्तान का नाम, रवानगी और दरआमद की बंदरगाह का नाम और अपनी हिफाजत के लिए जहाज़ पर नस्ब हथियारों की तफसीली मालूमात दर्ज होती थी। तीसरा पॉइंट है पुर्तगीज़ों की इंतज़ामिया। पुर्तगीज़ नवाबादियाँ कैप ऑफ गुड होप से लेकर चीन के मैकाओ इलाके तक वसी हो गई थी। ये सभी नवाबादियाँ सल्तनत हिंद में कायम पुर्तगीज़ इलाकों यानी ईस्ट इंडिया में शुमार की जाते थे। पुर्तगीज़ बादशाह की जानिब से बहुत सारे आला ओहदेदारों का तकर्रुर बतौर वायसराय, कप्तान जनरल, फौजी का वायसराय जनरल 3 साला मियाद के लिए किया जाता था। उसके बाद वायसराय की मदद के लिए एक मशावरती बोर्ड हुआ करता था, जिसमें गोवा के आर्च बिशप, जज, कंपनी के इलाकों के ज़िम्मेदार, पेड्रो दा फिजेंडा, कप्तान और चंद पुर्तगीज़ी रईस शामिल थे। इस इंतज़ामी बोर्ड के सरबराह वायसराय होते थे। इसके बाद दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान में बरतानवी नवाबादियत का क़याम और उसकी तौसे के बारे में दैल के नुकात की मदद से मालूमात दीजिए। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम और भारत में आमद। दूसरा है कंपनी के भारतीय मराकिज़। तीसरा है तिजारती अशिया और इंतज़ामी इदारे। इसके अंदर जवाब हम लिखेंगे। पहला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम और भारत में आमद। अंग्रेज़ों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। मलिका एलिज़ाबेथ ने इस कंपनी को मशरकी ममालिक से तिजारत की इजाज़त दी। इब्तिदा में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरगर्मियाँ सिर्फ तिजारत तक महदूद थीं। कंपनी अपने बरतानवी अशिया से लदे तिजारती जहाज़ मशरकी ममालिक रवाना करती थी, ताकि इन अशिया को मशरकी ममालिक के बाज़ारों में फ़रोख्त किया जा सके। इन अशिया की फ़रोख्तगी पर जो मुनाफा हासिल होता था, उससे वो मशरकी ममालिक से मसाला ख़रीदते थे और नकद रकम या सरमाया नकदी की सूरत में वापस ले आते थे। वो मसाला जो मशरकी ममालिक से हासिल किया गया होता, उसे बरतानवी बाज़ारों में मुनाफे और बेच दिया जाता था। दूसरा है कंपनी के भारतीय मराकिज़। 17वीं सदी के निस्फ आखिर में कंपनी ने भारत में सूरत और मद्रास मराकिज़ से अपनी तिजारती सरगर्मियाँ अंजाम दी। वहीं मशरकी साहिली इलाके उड़ीसा, बंगाल वगैरह पर भी बरतानवी अमलदारी में शामिल रहे। कंपनी के दीगर इलाके और फैक्ट्रियाँ मसलन महाराष्ट्र के राजापुर, बहरे अहमर में मौजूद यमन का बंदरगाही शहर मोखा, खलीज फार्स में मौजूद बसरा वगैरह के बरतानवी अमलदारी में शामिल इलाकों को भी सूरत के मरकज़ से ही कंट्रोल किया जाता था। 1665 में मुंबई पूरी तरह अंग्रेज़ों के तसल्लुत में आ गए। मुंबई का इलाका 7 जज़ायर पर मुश्तमिल था, जिसमें मुंबई, माहिम, परेल, वडाला, वर्ली, साइन और मझगांव के इलाके शामिल थे। उसके बाद तिजारती अशिया और इंतज़ामी इदारे। सूरत के मरकज़ में मौजूद फैक्ट्री का अमला एक अकाउंटेंट,
स्टोरों के इंचार्ज खजांची और क्लर्कों पर मुश्तमिल होता था। इसके अलावा इसमें एक ईसाई राहिब, एक सर्जन और असिस्टेंट बावर्ची, कंपनी के सदर के ज़ाती नौकर और बिगुल बजाने वाले इसमें शामिल। इन बरतानवी फैक्ट्रियों में बरतानवी शहरियों को बतौर प्रिंट्स, क्लर्क और फैक्टर्स मुकर्रर किया जाता था। सदर से लेकर प्रिंट्स तक तमाम लोग फैक्ट्री के अहाते में ही रहते थे। सबको कंपनी की तरफ से खाना मुहैया किया जाता था। उन्हें कंपनी की तरफ से इजाज़त हासिल थी कि वो कपड़े, नील, मसाले, ऊन, शीशे, मरजान और हाथी दांत और अजनास वगैरह मुख्तलिफ अशिया की तिजारत कर सकते थे। कंपनी ने अपनी हिकमत अमली को मद्देनज़र रखते हुए भारत में अपने किलों की तामीर का आगाज़ किया। उन्होंने चेन्नई में अपनी फैक्ट्री और किले की तामीर की। इस किले का नाम सेंट जॉर्ज रखा गया। उन्होंने चेन्नई में एक टेक्सॉल भी कायम की। अंग्रेज़ों ने इस टेक्सॉल से सोने, चांदी, रोगन और तांबे के सिक्के जारी किए। यहाँ पे हमारा तीसरा यूनिट ख़त्म होता है। दूसरा यूनिट इंशाअल्लाह कल भेजेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।